ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक आई थिंक आज 19 के करने वाले थे ना, एम ए। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग पी बी पार्ट है ना, 2020, 21, 22, 23, 24 का किया है अभी तक। और ये है 2019 का, है ना, 2019। देखो इसमें मैथ का कौन सा है, पहला क्या है, तो एक इकोनॉमिक्स का लग रहा है। दूसरा जो है, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स का ही लग रहा है। एंड तीसरा जो है, ये भी इकोनॉमिक्स है। फोर्थ वाला, प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी इकोनॉमिक्स का ही है। सो पांचवा, कंसीडर कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। सिक्स्थ, सेवेंथ है ना, तो सेवेंथ से स्टार्ट होगा हमारा। कंसीडर अ स्ट्रीट रिप्रेजेंटेड बाय इंटरवल 0, 1। अच्छा, थ्री एजेंट्स 1, 2, 3 लिव ऑन दिस स्ट्रीट। एजेंट आई, जो कि 1, 2, 3 में से कोई हो सकता है, lives at xi and assume that x1 less than x2 less than x3 less than equal to, suppose we locate a hospital at point P जो कि 0, 1 में है. So we say P is the square optimal if it is minimizes this. Derive the square optimal value of P. Okay. We say B में P absolute optimal if it minimizes this. Argue that P is the absolute optimal, then P is between 1 and 3. Use this to derive the absolute optimal P. Okay. C में है, suppose that n agents 1 to n live on the street where this n is odd number, derive the absolute optimal P. Okay. So क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? देखिए, डायरेक्ट रिजल्ट है ना, मतलब वो यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, बट ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है ना। यार बेसिक स्टैटिस्टिक्स का बुक देखोगे तो ये थ्योरम है डायरेक्टली, कि ये जो फंक्शन है मिनिमम कब है। मतलब इस थ्योरम का आप प्रूफ देख सकते हो, ये है कि यू कैन सी प्रूफ गुप्ता कपूर वाली बुक में ना। सो ये सब प्रूफ आपको इजीली मिल जाएगा, आसान है, कि डिस्क्रिप्टिव में मिल जाता है कि ये मिनिमम कब होगा, है ना। पहला तो प्रूफ करना आसान है, और दूसरा भी ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैसा, एनीवे छोड़ो, उतना करने से मतलब ये तो मैं थ्योरम जानता हूँ, बस उसका प्रूफ लिखना है, ठीक है। समेसन एक्स आई माइनस पी, इवन आई फ्रॉम 1 to n कर देता हूँ, यहाँ इन्होंने 3 के लिए कहा है, इवन इट इज n, स्टिल क्या होता है कि दिस स्क्वायर इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ p हैज टू बी x बार, ठीक है। ये थ्योरम है, इसका प्रूफ लिखना भी आसान है। सो x बार आप लोग जानते ही हैं क्या है। सो p मीन होगा उसका, एवरेज, है ना, p विल बी एवरेज ऑफ ऑल एक्स आई, तब जाके मिनिमम होगा। ऐसे ही ये भी थ्योरम होता है स्टैटिस्टिक्स में, ये थ्योरम है कि मॉड एक्स आई माइनस पी जो है आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ p इज मीडियन ऑफ एक्स आई, है ना, मीडियन ऑफ x1 x2 xn। ये जो n नंबर्स हैं, इसका जो मीडियन होगा उसके लिए ये मिनिमम होता है। बस आपको यहाँ पे जरूरत है प्रूफ लिखने का, क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू टू राइट प्रूफ, ठीक है। तो ये थ्योरम्स हैं जिसका प्रूफ लिखना है आपको। तो इसका आंसर जो होगा, जो p बोल रहा है कि 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब समेसन एक्स आई एक्स बार, यहाँ से जो p आएगा वो मीडियन आएगा, है ना।
मीडियन ऑफ x1 x2 x3, इन तीनों नंबर का जो भी मीडियन होगा, तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मीडियन होगा। एंड अब क्वेश्चन क्या चला, आर्ग्यू दैट इफ p इज एब्सोल्यूट ऑप्टिमल, क्या देन, अच्छा अगर p एब्सोल्यूट ऑप्टिमल है तो ये x1 x3 के बीच होगा, तो ऑर्डर में है, अच्छा ये ऑर्डर पहले ही कर रखा है, ओके। तो अगर 3 नंबर ऑर्डर में है, आपको पता है ना कैसे हम लोग मीडियन निकालते थे स्कूल डेज में, या अभी भी निकालते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देन मिडल वन इज द मीडियन। तो यहाँ तो मीडियन इस वाले में मीडियन तो x2 ही आ जाएगा, 3 नंबर का मीडियन क्या होता है x2, तो ये बोल रहा है आएगा यस, है ना, तो ये तो यस हो जाएगा। यूज दिस टू ड्राइव एन एब्सोल्यूट ऑप्टिमल p, हाँ तो ये तो बताया ना मीडियन आएगा, तो ये x2 ही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करके भी प्रूव कर सकते हो कैलकुलस तरीके से, कि मान लो दिस इज फंक्शन ऑफ p, g ऑफ p बोल देते हैं, g डैश p निकालो, जीरो पुट करो, p की वैल्यू आ जाएगी x बार, तो इसका प्रूफ उस तरीके से भी आ जाता है। और नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके, x बार को ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी प्रूफ आ जाता है, तो कोई भी बुक में मिल जाएगा, देखना पड़ेगा ना, ये थ्योरम है। अब जैसे, तो इसका आंसर है मीन, इसका आंसर है मीडियन। अब ये क्या कह रहा है, नाउ सपोज दैट द n एजेंट्स दिस लिव ऑन द स्ट्रीट वेयर x1 x2 एंड सो ऑन, ये ऑर्डर में है, n ऑड नंबर है, तो डिराइव द एब्सोल्यूट ऑप्टिमल, किस वाले केस में, n ऑड नंबर है, अच्छा, और तो सी पार्ट में क्या निकालना, डिराइव एन एब्सोल्यूट ऑप्टिमल p, एब्सोल्यूट ऑप्टिमल p क्या है, तो ये है एब्सोल्यूट ऑप्टिमल ना, p इज द एब्सोल्यूट ऑप्टिमल इफ दिस इज मिनिमम, तो यहाँ पे यही आंसर होगा। तो यहाँ क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑप्टिमल बोल रहा ना, तो एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस, और स्क्वायर ऑप्टिमल मतलब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यही डिफरेंस है। तो इसमें भी आंसर ये होगा, मीडियन ऑफ x1 x2 xn, ये इन जनरल थ्योरम है जो मुझे पता है, इसका प्रूफ आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स का बुक देख लो या ऑनलाइन देख लो, है ना। सो जस्ट रिजल्ट है डायरेक्टली, थ्योरम का आपसे प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। सो प्रूफ कहीं भी यूजर्स ट्राई बुक में, मैं बता दिया ये थ्योरम है, आप ये गूगल करके भी आपको प्रूफ मिल जाएगा, गूगल कर लोगे तभी प्रूफ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, गूगल चैट जीपीटी वहाँ भी प्रूफ मिल जाएगा। सो इस तरह से है, सो यू कैन सी, ये बस क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड है, मतलब थ्योरम कोई क्वेश्चन बनाया है, ये थ्योरम है। तीसरा पार्ट बस यही है, तीसरा पार्ट यहाँ एन तक है, इसमें बस 3 तक था और यही जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो जो भी, अच्छा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एन तो ऑड है, तो क्या होगा पी की वैल्यू, तो मीडियन क्या आएगी इस क्वेश्चन में, कि x1 x2 xn, n इज ऑड तो n प्लस वन बाई टू एथ, तो आएगा x n प्लस वन बाई टू एथ, क्योंकि n तो ऑड है, तो यही मिडल वन होगा, ठीक है। और यहाँ पे पी x2 था, ओके जी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, टू रैंडम वेरिएबल x1 x2 आर यूनिफॉर्मली ड्रॉन फ्रॉम 0 1, define the following function gp p into probability p more than equal to max of x1 x2, okay. So derive with the clear expansion the expression of gp, plot gp, फिर कह रहा है ई जी कॉन्वेक्स और कॉन्केव इन पी, गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीपी व्हेन पी इज बिटवीन 0 and 1। सो यहाँ पे क्या है देखो, x1 x2 यूनिफॉर्म 0 1 से आ रहा है ना, x1 कॉमा x2 दो रैंडम वेरिएबल है और वो यूनिफॉर्म 0 कॉमा 1 से लिया गया है। डिफाइन द फॉलोइंग, अच्छा तो अब हो क्या रहा है, p कोई नंबर है ना, p इज सम नंबर बिटवीन 0 and 1 एंड व्हाट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड gp। सो gp निकालने से पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं ये फाइंड कर देता हूँ, देखो। सो ये है प्रोबेबिलिटी
p मोर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 x2। तो यहाँ x1 x2 इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। p इज अ सम फिक्स नंबर, मतलब p इज सम रियल नंबर। तो डू नो थ्योरम, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो छोटा है p से। तो इसका क्या मतलब है, ये रिजल्ट आई थिंक एक दिन पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को कि जैसे यहाँ लिखा है ना p मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2। तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ p इज मोर देन इक्वल टू x1 एंड p इज मोर देन इक्वल टू x2। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। दिस इज द वन रिजल्ट जो आप जानते भी होंगे। एंड p इज मोर देन लेस देन इक्वल टू मिनिमम, मान लो ऐसा होता। अच्छा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ना, इन दोनों को मैक्सिमम से है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2। so if and only if p is less than equal to x1 and p is less than equal to x, ठीक है। तो ये यूज कर लेते हैं, पहला वाला हमारा यूज होगा। तो यहां जो कहा ना कि इसका मतलब है p मोर देन इक्वल टू x1 एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक। तो यहाँ जाएगा इंटरसेक्शन p मोर देन इक्वल टू x2। और मुझे लगा दो रैंडम वेरिएबल x1 x2 है, यूनिफॉर्मली ड्रॉ हुआ है। आर दे डिपेंडेंट, आई थिंक इंडिपेंडेंट ही होगा, कुछ नहीं बोला ना टू, हाँ तभी तो होगा आगे, यस। सो आई थिंक सो है ना। तो ये इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ इंडिपेंडेंट लेके, क्योंकि दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है, तो आई डोंट थिंक दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। कहीं ऐसा लग रहा है दोनों अलग अलग ड्रॉ हुआ है। सो मीन्स इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे सो p मोर देन इक्वल टू x1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो ये एक्चुअली कैपिटल p है प्रोबेबिलिटी। सो p मोर देन इक्वल टू x2, ठीक है। अब x1 x2 रैंडम वेरिएबल है, तो आपको पता होगा कि व्हेन इट इज़ रैंडम वेरिएबल व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी ना मुझे x1 x2 कैपिटल लिखता हूँ, मतलब मैं जानबूझ के कैपिटल लिख रहा हूँ, यू कैन राइट है ना जहाँ पे स्मॉल है। सो x1 लेस देन इक्वल टू x अगर लिखेंगे ना, तो इसी को बोलते हैं सी डी एफ एट एक्स। और आप लोग जानते होंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सी डी एफ एक्स होता है, क्योंकि पी डी एफ तो 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, सी डी एफ का इंटीग्रेशन, सी डी एफ का डिफरेंशिएशन पी डी एफ का इंटीग्रेशन सी डी एफ। तो पी डी एफ इसका 1 होता है, यूनिफॉर्म 0 1 का इंटीग्रेशन कर दो 0 से x में, तो सी डी एफ एक्स हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दिस, ये जो है इसको ठीक से लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू p, प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन इक्वल टू p। अब प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x होगा, सेम फॉर x2, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसका आंसर आएगा p, इसका आंसर आएगा p, तो ये हो गया p स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी था वो हो गया p स्क्वायर। अब देख लो, तो मुझे gp चाहिए था, सो g ऑफ p वी गॉट p इंटू पी स्क्वायर विच इज p क्यूब, जहाँ p है आपका 0 से 1 में, राइट। देख लो, सो पहले तो मुझे जीपी का एक्सप्रेशन चाहिए था, सो जीपी वी गॉट पी क्यूब एंड ठीक है, दिस जीपी इज पी क्यूब p raised to power 3 when p is between 0 and 1। नाउ अब क्या चाहिए था, पहला क्वेश्चन यही था, डिराइव विथ अ क्लियर एक्सप्लेनेशन द एक्सप्रेशन फॉर जीपी। दिस आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ये क्लियर एक्सप्लेनेशन है सीडीएफ की वजह से। अच्छा अब दूसरा आते प्लॉट जीपी, तो ग्राफ तो बना जानते होंगे पी क्यू का आप लोग, है ना। सो दिस इज ग्राफ ऑफ पी वर्सेस जीपी। तो मुझे 0 से 1 में, तो 0 पे 0 1 पे 1 है ना, तो वैसे ही ग्राफ होता है, 0 से 1 वैसे ही हो जाए जैसे है ना 1 पे 1 होगा। सो दिस इज अ ग्राफ एक्चुअली। अब क्वेश्चन है इज जी कॉन्वेक्स और कॉन्केव इन पी, बताइए व्हाट डू यू थिंक आप लोग, ये तो आपको मुझे लगता है आइडिया होगा, बताओ क्या बता पाओगे। ये जो फंक्शन है पी क्यूब, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है या कॉन्केव फंक्शन है। कॉन्वेक्स। हाँ है ना। तो कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, सो अगर आप डेफिनेशन देखोगे
एक तो कॉन्वेक्स सेट था ना, हमने डिस्कस किया, अभी टर्म डिस्कस किया, कॉन्वेक्स सेट। तो सेट में ये होता है यू चूज एनी 2 पॉइंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम विल फॉल इन द सेम रीजन, तो दैट रीजन और दैट सेट इज कॉन्वेक्स सेट। ये कॉन्वेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं ना। सो एफ इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, एफ ऑफ लैम्बडा x1 प्लस 1 - λ x2 इज लेस देन इक्वल टू लैम्बडा टाइम fx1 1 - लैम्बडा टाइम fx2। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है। इससे आसान है थ्योरम। सो एक थ्योरम कहता है कि fx इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ f डबल डेरिवेटिव इज क्या होता है जी, पॉजिटिव, ठीक ना। सो fx कॉन्वेक्स होगा अगर उसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो पॉजिटिव आ जाए, तो वो हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है। डिफरेंशिएबल होगा तब। तो ये डिफरेंशिएबल के लिए डेफिनेशन तो इन जनरल किसी के लिए भी है, और ये जो थ्योरम है ये सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए है। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन, डेफिनेशन इज फॉर एनी फंक्शन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्वेक्स है तो डिफरेंशिएबल होगा ही, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, स्टिल कॉन्वेक्स हो। तो यहाँ मेरा मतलब ये है, एक लाइन यहाँ ऐड करना है मुझे कि इफ f is a differentiable function then, ठीक है, f is convex function if and only if double derivative is positive। तो देख लो यहाँ पे, तो इस थ्योरम के हेल्प से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें gp आ रखा है p q, p 0 से 1 में है। तो g का मैं अगर डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो एक डेरिवेटिव 3p², दूसरा डेरिवेटिव 6p, और ये अच्छा ये मोर देन इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 यहाँ एज है ना। तो अब यहाँ सोच रहे होंगे हमने तो यहाँ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिखा है, ओके। तो एंड पॉइंट को यू में इग्नोर, है ना। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस पॉइंट इज एक्चुअली, यहाँ पे देखोगे ना, सो दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर ऑल p बिलोंग्स टू 0 to 1। तो बस एक पॉइंट को छोड़ के वैसा हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो है, फंक्शन जीरो है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो डेफिनेशन से दिखाना पड़ेगा मुझे, है ना। सो मोर देन इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, आई थिंक मोर देन इक्वल टू इज फाइन। देख लेता हूँ एक बार थ्योरम देख लेता हूँ। सो आई थिंक दिस इज फाइन देन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो इक्वलिटी इज फाइन, है ना। जो भी कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, तो इक्वलिटी इज ओके। बट एक बार मैं देख लेता हूँ, तो बाकी पार्ट करो आप, तो ऐसे ही दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो पहला ये हो गया, प्लॉट कर दिया कॉन्वेक्स है, और कहता है क्लियर एक्सप्लेनेशन बताओ, या तो डेफिनेशन से दिखा दो करके, वो भी एक ऑप्शन है, कर दोगे इजीली। नहीं तो ये थ्योरम जो हम लिखे हैं उस थ्योरम से कह दो। ठीक है ना। तो ये थ्योरम इज फाइन। तो ये जो थ्योरम है ना, मोर देन इक्वल टू ओके है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू इज फाइन।
सो एफ इज डिफरेंशिएबल लिखा ना, एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन एफ एक्स इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली। तो आप एग्जाम में ये अगर थ्योरम कोट कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, कि यूजिंग दिस थ्योरम। अगर आपको इसका प्रूफ आता तो यू मे राइट प्रूफ, अगर टाइम है स्पेस है तो। आई थिंक इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉन्वेक्स एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये भी हो गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ जीपी का जब पी 0 से 1 था। हाँ, इतना भी आसान है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यूब व्हेन पी इज बिटवीन 0 एंड 1, तो 1 पे ही मैक्सिमम होगा वो तो 1 आना चाहिए। अब एक बार देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन है, कुछ गलती है तो बताइए, है ना। p वॉज अ कॉन्स्टेंट, स्मॉल p वॉज अ कॉन्स्टेंट, x वॉज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, x1 x2। सो दिस इज आंसर, ओके। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अब ये है नाइन्थ, x सबसेट है R का, f x से x में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सपोज x इज 0 to 1, by using the intermediate value theorem so that there exists x star such that fx star is x star। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट थ्योरम। ये कुछ फिक्स पॉइंट थ्योरम है, तो इसका प्रूफ देख लो फिक्स पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। यूजर सर्च फिक्स पॉइंट थ्योरम गूगल पे या इधर था, देखो बुक में देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो। सो अप्लाई फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम एंड देन उसका प्रूफ लिखो। क्योंकि x2 x है ना, तो 0 1 2 0 1 है, तो ये फंक्शन x को x पे ही मैप कर रहा था। अगर a पार्ट की बात करें तो 0 1 से 0 1 में 0 1 0 1, यही है ना। कह रहा है कोई भी फंक्शन, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, ग्राफ तुम कैसे भी बना लो x2 x, एक पॉइंट कम से कम ऐसा होगा जो इस लाइन को कट करेगी, y बराबर x को, एनीवे है ना, यू मेक ग्राफ इन एनीवे। ये कहना चाह रहा है कि fx और x, है ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलेगा ही। तो तुम एक एफ का ग्राफ कैसे भी बनाओ, एक बार तो कटना ही है इसको कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इट विल इंटरसेक्ट फंक्शन एट लीस्ट वन पॉइंट। तो ये है फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। आप गूगल करके बुक से, चैट जीपीटी से, जहाँ तहाँ से देख लो फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या है और इसका प्रूफ देख लो। सो उसका प्रूफ देख लोगे तो काम हो जाएगा। नाउ बी में क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द केसेस बिलो डिटर्मिन वेदर देयर एग्जिस्ट एक्स स्टार बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स स्टार इज एक्स। अच्छा, ये केसेस में जस्टिफाई योर क्लेम बाय आइदर प्रूविंग, आइदर प्रोवाइडिंग अ प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल। तो जैसे एक्स 0 1 है और एफ कॉन्टिन्यूस है, तो आपको बताना है ऐसा होगा क्या। क्लोज 0 1 में होगा, ये तो बता ही रखा था, और ओपन 0 1 में होगा क्या। सो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इस केस में आप एफ एक्स ले लो फॉर एग्जाम्पल, एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर टाइप का, ठीक है ना, तो कहीं नहीं मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और 0 1 तो इंक्लूडेड है नहीं, देर इज नो पॉइंट वेयर फंक्शन इंटरसेक्ट, ठीक है। यहाँ क्लोज था, इसलिए कम से कम एक पॉइंट पे तो कट करना ही है फंक्शन को ग्राफ। बट यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन ले लूंगा ना, तो इस बीच में कहीं कट नहीं करेगा, तो 0 पे कट करेगा या सीधा 1 पे कट करेगा, दोनों इंक्लूड कर रहा है,
तो पहला वाला तो फॉल्स है। फॉल्स मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट। ये कह रहा है ना कि एफ एक्स स्टार के इक्वल होगा क्या, तो पहले वाले में आंसर है नो। दूसरा 0 1 से 2 3 है, तो यहाँ भी वैसा बनाया जा सकता है। 0 1 से 2 3 बोला है ना, तो 0 1 और 2 से 3, तो हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे ना कि होगा क्या, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स का ये ग्राफ है, अभी के लिए समझो, तो ये 3 के करस्पॉन्डिंग 3 आ रहा होगा, यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग 2 आ रहा होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा होगा, मान लो ये है। तो हमारे काम का जो इंटरवल है यहाँ पे वो है 0 1 फिर 0 1 फिर 2 3 फिर 2 3। अब हम फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनाएंगे कि जब x 0 से 1 में है, तो मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन 2 से 3 में चला जाए, ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा हो। और जब जब x 2 से 3 में है, तो फंक्शन 1 से 2 में आ जाए, ऐसा बना लो। तो यहाँ भी ऐसा बनाया जा सकता है। देख लेता हूँ, एक मिनट। मतलब ऐसा ग्राफ बनाओ कि इस लाइन को कट ना करे। ये लाइन है y = x, तो क्या पॉसिबल है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और इसने कहीं कहा नहीं कि ऑन टू होगा, ऑन टू होना ही चाहिए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है ना कि ऑन टू होगा ही। तो कैसे ही फंक्शन बना सकते हो? जैसे हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे कि x जब 0 से 1 में है, तो फंक्शन का ग्राफ मान लो 2 से 3 में भेज देते हैं, लेट से ऐसा कुछ बना देंगे, है ना। और लेकिन हमें कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करनी है। ओह, यहाँ डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं होना चाहिए ना। तो फिर जब सो यू हैव टू मेंटेन कॉन्टीन्यूटी। और जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं फंक्शन ऐसा बनाता हूँ कि लेट से इट्स अ 2 when x is between 0 and 1 and function is 0 when x is between 2 and 3, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? और नहीं है तो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, मुझे ये बताइए। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है f(x)=2 when x between 0 and 1, f(x)=0 when x between 2 and 3, सो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? और नहीं कॉन्टिन्यूस तो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है? डोमेन इसका ये है, दिस इज द डोमेन। सेकेंड पार्ट में चेक कर रहा हूँ, तो मैं अभी जो ग्राफ की बात कर रहा हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, कि मैं x जब 0 से 1 में लूँगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। सो 2 इन द सेंस, अच्छा तो 2 पे मिल तो नहीं जाएगा, नहीं 0 से 1 में 2 है ना, तो y = ऐसा, ठीक। एंड जब x 2 से 3 में है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ हो गया। सो मेरा क्वेश्चन ये कि कंटिन्यूस आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सर आई थिंक नहीं मानेंगे, क्योंकि एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम बिना हाथ को उठाए हुए ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका डोमेन तो डोमेन ब्रोकन है ना। दिक्कत ये है कि डोमेन टू डिसजॉइंट सेट का क्या बोलते हैं उसे, यूनियन है। जैसे आप tan x का ग्राफ बनाओ, tan x का ग्राफ जब बनाते हो, चलो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। जो tan x का ग्राफ है, आपने देखा है कभी? tan का ग्राफ ऐसा होता है, tan 0 डिग्री और tan 90 इन्फिनिटी, ये होता है। ये एसिम्टोट है 90 पे। फिर पाई पे क्या होता है? सिमिलर सिचुएशन होता है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो tan x फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है अपने डोमेन पे? अपने डोमेन में तो है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कर दे तो डोमेन। हाँ, सो वैसे ही इसीलिए वो भी अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसका जो tan फंक्शन है वो है डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 टू r, है ना। सो अपने डोमेन के पॉइंट पे ये ऐसे ग्राफ देख के आपको डिसकॉन्टिन्यूस लग रहा होगा, बट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन। सो उसी तरीके से, है ना। वैसे यहाँ -π नहीं है, ये है -π/2, तो जो -π होगा यहाँ भी ऐसे ग्राफ बनेगा।
एंड दिस, ठीक है। सो इसका ये मतलब है कि tan x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। सो उसी लॉजिक से दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। मतलब कॉन्टिन्यूअस ये डेफिनेशन है ना, किसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसका 1 पे एंड हो जा रहा है यहाँ पे, तो 1 पे राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज राइट हैंड लिमिट ऑफ 1 इज नॉट इन द डोमेन। तो 1 पे बस पॉइंट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो काम हो गया। जैसे यहाँ 2 है, तो 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं डोमेन में, तो ओनली 2 पे और 2 के राइट हैंड लिमिट पे चेक करने की जरूरत है। एंड 3 पे भी सिमिलरली 3 पे एंड 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत है। तो आई थिंक दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस सेट, ठीक है। तो सो अकॉर्डिंग टू दिस हो गया, तो आंसर यहाँ भी नो हो गया। अब कह रहे x 0 से 1 में है बट f कॉन्टिन्यूअस नहीं है। x 0 से 1 में तो है बट कॉन्टिन्यूअस चाहो तो नहीं लो। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे। 2 का तो यस हो गया ना, कैसे? कंटिन्यूस हो गया ना। नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, हमें तो ये चेक करना है। वी हैव टू चेक दिस, इसका यस नो बताना है। हमारा ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स स्टार इज एक्स स्टार होगा क्या। तो एफ एक्स स्टार एक्स स्टार तब होता जब y बराबर x की लाइन फंक्शन ग्राफ को कट करती। फंक्शन ग्राफ को कट ही नहीं करेगी y बराबर x, क्योंकि फंक्शन का डोमेन ना यही था। तो वैसा है, इस फंक्शन ग्राफ ये था, ये और ये ओनली, तो वो कट नहीं करेगी y बराबर x को। सो देर इज नो x स्टार फॉर विच एफ एक्स स्टार इज एक्स स्टार। अब यहाँ पे है कि f कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डोमेन ये है। सो ग्राफ ऐसे बनाओ। तो क्वेश्चन है एफ क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट सच दैट एफ एक्स स्टार इज एक्स स्टार। तो हम लोग काउंटर एग्जाम्पल, फर्स्ट के लिए ये काउंटर एग्जाम्पल था, सेकेंड के लिए ये काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब थर्ड के लिए 0 1 से 0 1 में जाएगा बट इट मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, है ना। सो कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे 0 1 to 0 1 में कि y बराबर x के लाइन को कट ना करे, ठीक है। सो 0 1 से 0 1 में हम लोग ये है y बराबर x की लाइन। तो ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि वो कट ना करे x एक्सिस को। सो लाइक 0 से स्टार्ट करना होगा, तो हम 0 से हाफ में, सो लाइक हाफ, 0 से हाफ में 1 ले लेते हैं और हाफ से 1 में हम 0 ले लेते हैं, तो हो जाएगा। हाँ, है ना, कॉन्टिन्यूटी बस प्रॉब्लम था ना। तो यहाँ मैं फंक्शन क्या बना रहा हूँ, देखो मैं फंक्शन ले रहा हूँ 1 व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड हाफ। चाहो तो यहाँ इक्वलिटी लगा लो, और 0 व्हेन x इज मोर देन हाफ लेस देन 1। सो ये ग्राफ हुआ और ये ग्राफ हुआ, कट नहीं करेगा, तो यहाँ भी नो है मेरे हिसाब से। मतलब देयर मे नॉट एग्जिस्ट x स्टार सच दैट x स्टार इज एफ एक्स स्टार। चेक कर लो। और ये क्या कहना चाह रहा है, एफ आई इज 0 1 to 0 1। देखते हैं अगले पार्ट, रुक जाओ। तो हमने ये जस्टिफाई किया अभी, ये 9 देख रहे हैं ना। तो पहला तो फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम इसका नाम है, उसका प्रूफ देख लो कहीं से। और दूसरा हमने एग्जाम्पल बनाया तीनों का, और ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट ही करे। थर्ड पार्ट देखिए, सी एफ आई 0 1 to 0 1 है। देर आर एम फंक्शंस F1 F2 Fm
be the collection of m continuous functions. Prove that there is a star such that summation of fxi is equal to this. ओके तो एक नया फंक्शन मतलब है ना. सो ये भी मतलब इस थ्योरम का एक्सटेंशन है ना. ये जो आपका ए पार्ट है उसी का एक्सटेंशन है. यहाँ f1 x स्टार f2 x स्टार f3 x स्क्वायर. सो समेशन के लिए काम करना पड़ेगा हमें. और यहाँ x स्टार x स्टार x स्टार ऐड हो गया और वहाँ पे तो लिनियरिटी यूज़ हो गया. तो मुझे लग रहा है अगर इसी को यूज़ नहीं कर सकते हम तो कर लेंगे. लेकिन कॉमन x स्टार होगा इसकी क्या गारंटी है. ओ सो व्हाट इज गारंटी ऑफ बीइंग अ कॉमन x स्टार फॉर ऑल फंक्शंस. तो वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या कुछ यूज़ करना पड़ेगा. तो सम ऑफ फंक्शंस के लिए काम कर लेते हैं. सम ऑफ फंक्शंस के लिए काम करेंगे तो अच्छा इंडक्शन से प्रूव कर लोगे. इंडक्शन से ट्राई कर सकते हैं कि सपोज m को 1 रख दिया तो ये पहला पार्टी हो जाएगा तो ओके है. k के लिए अज्यूम कर लेते या m के लिए अज्यूम कर लेते हैं. m+1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं. ऐसा होता है ना. सो यू अज्यूम फॉर m तो यू प्रूव यूजिंग इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा लो उससे भी प्रूव हो जाएगा. इंडक्शन टेक्निक जानते हो ना प्रूव करने का. सो सी पार्ट यू प्रूव यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. ये 11th क्लास में था इंडक्शन टेक्निक. तो इंडक्शन से आ जाएगा. एक बार m को 1 रखेंगे एंड सो ऑन. ठीक है जी. कुछ इस तरह से करो. या इंडक्शन लगाओ या फिर थ्योरम लगाओ. ये सब थ्योरम्स हैं जिसको प्रूव करना है. सेकंड पार्ट तो बस काउंटर एग्जांपल देना था. 1 और 3 मतलब ए और सी तो थ्योरम ही है. ये एक फंक्शन के लिए उसी को जनरलाइज कर दिया m फंक्शन के लिए. ठीक है. सो यहाँ इंडक्शन लगा लो. मेरा काम कर जाएगा. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो ये तो हो गया ना. और कुछ तो है नहीं इसमें. ख़त्म. बताओ. तो इसका एक बार हमने डिस्कस ब्रीफली आपको डिस्कस कर लिया. इसका जो पीईबी पार्ट है 2019 वाला. अब क्या करना है अभी. नेक्स्ट पे कर लेते हैं या फिर अगर डाउट है किसी को. हाँ नेक्स्ट पे देख लो 18 का. तो 18 वाला देखेंगे. सो ये देखो 18 का स्टार्ट करते हैं.